आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और उत्तर लेखन का सेशन भी आपका विधिवत चल रहा होगा। आप में से कुछ छात्र हैं जो लगातार उत्तर लेखन कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपकी लेखनी में सुधार भी देखने को मिल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक था जिस पर हमने उत्तर लिखने के लिए दिया था वो था इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। क्या था? इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, ये हमारा टॉपिक था। इसी पर आपको उत्तर लेखन करने को दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ कि जो आपका उत्तर लेखन का सेशन है ये पहले रात्रि 8 बजे होता था, लेकिन रात्रि 8 बजे क्योंकि रवि जी का एक सेशन होने लगा है इसलिए इस सेशन की टाइमिंग बदलकर 5 बजे कर दी गई हैं। अभी कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए यह सेशन आपको अभी विलम्ब से मिल रहा था, लेकिन आज मैं और पिछले क्लास में भी मैंने इसके बारे में जानकारी दिया है। तो आप कह सकते हैं कि सोमवार से जो इसकी टाइमिंग होगी वो सायं 5 बजे हो जाएगी। सायं 5 बजे पर आपको ये सेशन मिलेगा। यदि किसी दिन किसी कारणवश आपको यह सेशन नहीं मिलता है तो आपको यूट्यूब सेक्शन के यूट्यूब में जो वीडियो सेक्शन होता है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे अनिवार्य रूप से आपको वीडियो मिल जाएगी। लगातार क्या है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, कई बार नहीं जानकारी हो पाती है आप लोगों की क्लास हुई है कि नहीं। तो वीडियो सेक्शन में जाके विजिट करिएगा, क्लास नियमित हो रही हैं। ठीक है, अब इन फ्लाइट कनेक्टिविटी है क्या, इसको हम समझते हैं और इतना ज़रूरी मुद्दा क्या है ये, इसके बारे में हम समझते हैं। ये चर्चा में क्यों था, पिछले वर्ष ये चर्चा में आया क्यों था? क्योंकि दूर संचार विभाग है, भारत का दूर संचार विभाग है और भारत के दूर संचार विभाग ने भारतीय हवाई क्षेत्र में यात्रा के दौरान मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा देने को लेकर के बात कही। पिछले वर्ष भारतीय दूरसंचार विभाग ने फ्लाइट के दौरान मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सुविधा देने की बात की और इसको लेकर के इन्होंने BSNL, ठीक है, एयरटेल और अन्य कई सारी कंपनियों के साथ इन्होंने समझौता किया। और आपको बता दें कि अभी तक भारतीय हवाई क्षेत्र में जो भी एयरलाइंस उड़ती हैं वहाँ पर वाईफाई की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय क्षेत्र में जो भी एयरलाइंस अभी तक ऑपरेट होती हैं वहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसी को लेकर के कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है, इसी को लेकर के ये मुद्दा चर्चा में था। अब आइए समझते हैं ये है क्या, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी है क्या। आप जानते हैं विश्व में कई सारे ऐसे स्थान हैं, आप जानते हैं कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जहां हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उन्हीं में से एक है हवाई जहाज़ में भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल भारत में अभी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आज तकनीक ने मनुष्य को संचार की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, फिर भी अभी तक जहां पे आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी कमी थी वो थी फ्लाइट के दौरान, ठीक है। अब कोई व्यक्ति यदि हवाई यात्रा करता है तो उसकी भी इच्छा होती है, आप भी यदि हवाई यात्रा करते होंगे तो आपकी भी इच्छा होती होगी कि यहाँ पे क्योंकि समय व्यतीत नहीं होता है तो इसके लिए यदि मोबाइल में वाईफाई की सुविधा हो जाए, मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा हो जाए, मोबाइल में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे दी जाए, वाईफाई हॉटस्पॉट दे दी जाए तो आपका जो सफ़र है वो आसान होने लगेगा। और सफ़र आसान होने के साथ साथ जो आपका व्यवसाय है जिससे आप कटे होते हो, जो आपका परिवार है जिससे आपका संपर्क फ्लाइट के दौरान नहीं होता है, तो आप अपने व्यवसाय से भी जुड़े रह सकते हो और अपने परिवार के साथ भी जुड़े रह सकते हो। और आप जानते हैं कुछ फ़्लाइट 5 से 8 घंटे की होती हैं, कुछ जो लंबी दूरी की फ़्लाइट है उसमें विशेष रूप से इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। जो 1 घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती हैं उसमें इस प्रकार आप कहते हैं आप बैठे नहीं कि उससे पहले आपका सफ़र समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लंबी दूरी की फ़्लाइट हैं वहाँ पे ये समस्या बनी रहती है कि आप अपने व्यवसाय से संपर्क नहीं कर पाते हो, आप अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाते हो। तो यदि यहीं पर आपको फ्लाइट के दौरान वाईफाई कनेक्ट करा दिया जाए, हॉटस्पॉट यदि आपको मिल जाए तो आप अपने परिवार से भी जुड़े रहेंगे और अपने व्यवसाय से भी जुड़े रहेंगे। तो इन फ्लाइट का उपयोग दिन प्रतिदिन ये कह सकते हैं कि आप लोकप्रिय होता जा रहा है, जिसका आनंद स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप में लिया जा रहा है।
किस में लिया जा रहा है? स्मार्टफोन, हालांकि भारत में अभी नहीं है। स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप से आप कह सकते हो कि इसका जो आनंद है वो आप ले सकते हो। अब इन फ्लाइट जो कनेक्टिविटी है, जब हम बात करते हैं इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की, जब हम बात करते हैं इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या? इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर के ट्राई द्वारा जो प्रावधान है वो क्या है, क्या कहते हैं, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर ट्राई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या भारतीय, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ठीक है। अब इसके द्वारा जो उठाए जाने वाले कदम हैं उनका वर्णन आप कह सकते हैं निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं। सबसे पहला, ट्राई ने क्या कदम उठाया? ट्राई ने जो भारत का एयर स्पेस है, जो भारतीय एयर स्पेस है, भारतीय एयर स्पेस है, इनमें इन फ्लाइट सेवाओं के लिए IFC इसको बोलते हैं, एक प्रकार का ये आप कह सकते हो सर्विस प्रोवाइडर है। तो IFC नामक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एक नई श्रेणी इन्होंने प्रारंभ करने का सुझाव दिया है, जो एक विशेष श्रेणी के लिए लाइसेंस फ्रेमवर्क बनाने का काम करेगी। ठीक है, लाइसेंस फ्रेमवर्क बनाने का ये काम करेगी। ठीक है, कौन सी कंपनियां हैं जिनको इस दिशा में काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ ट्राई ने बताया कि इसके लिए जो IFC सर्विस प्रोवाइडर है, इसको दूरसंचार विभाग में स्वयं को पंजीकृत करना होगा, दूरसंचार विभाग में स्वयं को पंजीकृत करना होगा। हालांकि इसके लिए भारतीय कंपनी का होना जरूरी नहीं, मतलब विदेश की भी कोई कंपनी है जो इच्छुक है वो इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों को भारत में कानूनी रूप से ऐसी सेवाएं शुरू करने के लिए सैटेलाइट गेटवे स्थापित करना होगा। ठीक है, जो इन केबिन इंटरनेट यातायात को इंटरसेप्ट और उन्हें मॉनिटर करेगा। इसके बाद ट्राई ने और क्या कदम उठाया है? ट्राई ने उठाया है कि इसके लिए, इस सेवा के लिए जहां पे भारतीय सैटेलाइटों का उपयोग किया जा सकेगा, वही भारतीयों के साथ साथ विदेशी सैटेलाइटों का उपयोग भी कंपनियां कर सकती है। ऐसा नहीं, बाध्यता नहीं है कि आप सिर्फ भारतीय सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी हॉटस्पॉट प्रदान करने में, आप विदेशी जो सैटेलाइट है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये, ट्राई ने यह भी बताया कि चाहे ये भारतीय कंपनी हो, चाहे ये भारतीय कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, दोनों के लिए जो नियम होंगे वो समान होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की जो आप कह सकते हो असमानता नहीं देखने को मिलेगी। मतलब ये जो कंपनी सेवाएं देंगी, तो चाहे वो भारतीय कंपनी हो चाहे वो विदेशी कंपनी हो, दोनों के लिए जो नियम है वो समान होंगे। ठीक है, नियम समान होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने जो है वो, या ट्राई ने जो है वो वाईफाई के विस्तार के लिए, वाईफाई के विस्तार और ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार के लिए पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट खोलने की भी योजना बना रही है, पब्लिक हॉटस्पॉट खोलने की भी योजना बना रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो मंत्रालय है हमारा दूरसंचार विभाग जिसके अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये जो मंत्रालय है इसने भी इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के मसले पर एक समिति का गठन किया है। और ये जो समिति है ये इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, साथ ही साथ इसके क्रियान्वयन में भी मदद करेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भारतीय ट्राई के तरफ से, भारतीय दूरसंचार विभाग की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आता है कि भारत में क्या स्थिति है, भारत में स्थिति क्या है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर के। तो भारत में वायु परिवहन के दौरान आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन लंबे समय से वर्जित है। ठीक है, लंबे समय से वर्जित है। इसके पीछे यदि हम वजह की बात करें तो मोबाइल से विमान का संचार तंत्र प्रभावित होता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, मोबाइल से विमान का जो संचार तंत्र होता है वो प्रभावित होता है, और पायलट के कक्ष में जो निर्देश मिलते रहते हैं,
जैसे फ्लाइट चलती है तो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती होगी, किसी ना किसी बेस से कनेक्ट रहती होगी। तो जो निर्देश मिलते हैं, नियंत्रण कक्ष से जो निर्देश मिलते हैं, उसमें रुकावट आती है, उसमें बाधा आती है, और इससे क्या होता है, विमान दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। और उसी को लेकर के भारत में मोबाइल फ़ोन जो है वो पूरी तरह से वर्जित है। जब मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस ऑन आप कह सकते हो बोर्ड एयरक्राफ्ट पर आप करते हैं, तो उड़ान के दौरान मोबाइल से कॉल करना और डाटा का इस्तेमाल करना अब संभव हो गया है। और विश्व की जो प्रमुख एयरलाइंस हैं, ठीक है, विश्व की जो प्रमुख एयरलाइंस हैं, उन्होंने विमान में कॉल और इंटरनेट की सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। ठीक, विश्व की जो प्रमुख एयरलाइंस हैं, उन्होंने कॉल और इंटरनेट की सेवाएं देना अब प्रारंभ कर दिया है। हालांकि अभी घरेलू स्तर पर जो हमारी उड़ानें संचालित हो रही हैं भारत में, चाहे वो विस्तारा एयरवेज हो, ठीक है, विस्तारा हो गई, ठीक है, या इंडिगो हो गई, जो कि आप कह सकते हो घरेलू उड़ान में जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है, या एयर इंडिया हो गया, ठीक है, या जो अन्य और कंपनियां हैं, चाहे वो एयर एशिया हो गया, हालांकि ये घरेलू उड़ानें तो संचालित नहीं करता, गो एयर हो गया, ये घरेलू उड़ान संचालित करता है। तो ये जो कंपनियां हैं, अभी यही जो है हमारी जो घरेलू स्तर पर उड़ानें हो रही हैं, यही इस पे काम नहीं कर रही हैं। बाकी जो वैश्विक स्तर पर उड़ानें चल रही हैं, उड़ानें हो रही हैं, उसमें ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो भारत सरकार ने भी, क्योंकि ये ज़रूरी है, तो भारतीय एयरलाइंस ने भी, जो भी भारतीय एयरलाइंस काम कर रही हैं विदेशों में, ठीक है, उन्होंने भी अब इस दिशा में काम करने को लेकर के कुछ शर्तों के साथ अपने जो यात्री हैं उनको वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बनाई है, जिसके अनुसार कंप्यूटर व इंटरनेट सेवाएं अब विमान के उड़ान भरते ही शुरू किए जा सकेगी। एक बार विमान जो है वो उड़ान भर लेगा, और उड़ान के दौरान आप लैपटॉप का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन को जो है वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। परंतु इन मोबाइल सेवाओं के लिए विमान को 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहुंचने का इंतजार करना होगा। मतलब जब विमान 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ेगा तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, आप जानते हैं, तो वहाँ पे जो डिस्टरबेंस होता है वो कम होता जाता है। क्योंकि जब हम लोअर ऊंचाई पे रहते हैं तो बहुत तरह के जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी आप कह सकते हो रेडिएशन है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है तो वहाँ पे ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तो 300 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा पर आपको इंतज़ार करना होगा, और 300 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर जब विमान उड़ने लगेगा तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ऊंचाई का मानक इसीलिए तय किया गया है क्योंकि मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो विमान परिचालन में बाधा ना बने, इसीलिए ऊंचाई का एक मानक दिया गया है। आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय, यदि आपने कभी यात्रा किया होगा, तो हमेशा मोबाइल को बोला जाता है कि फ्लाइट मोड पर रखना है। मोबाइल को हमेशा फ्लाइट मोड पर रखना पड़ता है, और यात्री अब फ़ोन का इस्तेमाल उसी समय कर सकते हैं जब विमान हवाई अड्डे पर खड़ा होता है। तो फ्लाइट मोड आप देखते होंगे, कोई भी मोबाइल फ़ोन होगा जिससे आप हमें ये देख रहे होंगे, तो आपके मोबाइल फ़ोन में भी फ्लाइट मोड का ऑप्शन रहता है। हालांकि दुनिया के कई देशों में उड़ान के दौरान विमान में इंटरनेट सेवा की अनुमति है, लेकिन भारतीय वायु क्षेत्र में, चाहे वो स्वदेशी कंपनी हो, चाहे वो कोई विदेशी कंपनी ऑपरेट कर रही हो, आपको ये अनुमति नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब इन फ्लाइट जो कनेक्टिविटी है उसकी कार्य प्रणाली क्या है, इन फ्लाइट जो कनेक्टिविटी है उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसको हम देख लेते हैं। उसकी कार्य प्रणाली क्या है? इन फ्लाइट कनेक्टिविटी आप जानते हैं हवाई क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को प्रकट करता है, और इसके लिए इंटरनेट सिग्नल को डिवाइस की सहायता से फ्लाइट की ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इसमें सामान्यतः 2 तरह की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली तकनीक की यदि हम बात करें तो इस तकनीक के अंतर्गत जो मोबाइल ब्रॉडबैंड टावर हैं जो ज़मीन पर लगे हुए हैं, ये मोबाइल टावर्स के एंटीना तक अपना सिग्नल भेजता है। मतलब मोबाइल ब्रॉडबैंड टावर ज़मीन पर मौजूद मोबाइल टावर्स के एंटीना तक, मान लीजिए यहाँ पे कोई फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है, ये कोई फ़्लाइट है, ये ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ पे यदि आप मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड है, वो क्या करेगा कि ज़मीन पर जो भी टावर हैं, जो भी मौजूद टावर एंटीना तक, उन तक अपना सिग्नल भेजेगा। और जैसे जैसे विमान की लोकेशन बदलती जाती है, वैसे ही विमान स्वतः ही सबसे पास के टावर, क्योंकि टावर तो लगातार
4-5 किलोमीटर की दूरी पर आज के समय में देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे वैसे जैसे जैसे विमान जो है मूव करता रहेगा तो उसके नज़दीकी जो टावर रहेगा उससे वो कनेक्ट होता रहेगा, उससे उसकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, उससे उसका सिग्नल जो है लगातार पकड़ता रहेगा। लेकिन कनेक्टिविटी में समस्या तब पैदा होती है, मान लीजिए ये कोई जल क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई वाटर बॉडी है, या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए ये भारतीय प्रायद्वीप है। एक तरफ आपको देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, एक तरफ आपको देखने को मिलता है अरब सागर। तो मान लीजिए यहाँ से आप जा रहे हो, यहाँ पे मालदीव जा रहे हो, आप भारत से मालदीव का सफ़र तय कर रहे हो, या भारत से आप अंडमान का सफ़र तय कर रहे हो, अंडमान निकोबार द्वीप का सफ़र तय कर रहे हो। तो जब तक आप स्थल भाग पे हो, जब तक इस प्रायद्वीपीय भाग पे हो, तब तक तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही इस प्रायद्वीपीय भाग के बाहर आओगे, क्योंकि अब यहाँ पे जल क्षेत्र प्रारंभ हो गया है, यहाँ पे जल क्षेत्र प्रारंभ हो गया है, तो यहाँ पे ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो पहली तकनीक है वो काम नहीं करती है, उसमें बाधा आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो दूसरी तकनीक है वो बेहतर तरीके से काम करती है। तो आइए देख लेते हैं दूसरी तकनीक क्या है इस दिशा में। दूसरी तकनीक क्या है, तकनीक नंबर 2 क्या है। तकनीक नंबर 2 में जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी सैटेलाइटें हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजी है, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइटें हमने भेजी हैं। तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट तकनीक का उपयोग तकनीक 2 में किया जाता है, और इसमें हवाई जहाज़ में लगे जो डिवाइस होते हैं, हवाई जहाज़ में लगे जो डिवाइस होते हैं, हवाई जहाज़ में लगे जो डिवाइस होते हैं, उनको सैटेलाइट से जोड़ दिया जाता है, और सैटेलाइट से जोड़कर धरती पर रिसीवर और ट्रांसमीटर के जरिए, धरती पर रिसीवर्स और ट्रांसमिशन के जरिए जो है वो सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। और ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो टेलीविज़न सिग्नल, मौसम की जानकारी और मिलिट्री ऑपरेशन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ऐसे सैटेलाइट के माध्यम से हवाई जहाज़ को कनेक्ट करना, हवाई जहाज़ में लगे डिवाइस को कनेक्ट करना, और फिर उसके माध्यम से सिग्नल्स धरती पर भेजना और धरती से रिसीव करना, इनका काम होता है। और इसमें ऐसे सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है जो विशेष रूप से मौसम बताने के लिए काम किए जाते हैं, या सैन्य उपयोगों के लिए जो सैटेलाइट काम करते हैं उनसे जुड़े जाते हैं, या टेलीविजन्स को ऑपरेट करने के लिए जिन सैटेलाइटों का उपयोग किया जाता है उनसे जोड़कर ये काम किए जाते हैं। तो तकनीक 2 में क्या है, सैटेलाइट का उपयोग हो रहा है, और तकनीक फर्स्ट में क्या है कि व्यक्तिगत स्तर पे जो डिवाइसेज हैं वो जो है नज़दीकी टावर से कनेक्ट होती हैं, धरती पर लगे नज़दीकी टावर से कनेक्ट होती हैं। तो ये 2 तकनीक आपने देख लिया कि भैया इसकी कार्यप्रणाली क्या है। अब एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि विश्व में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की स्थिति क्या है। विश्व में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, विश्व में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की स्थिति क्या है। विश्व में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की स्थिति की जब हम बात करें तो लगभग बहुत सारे देश हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है राउथम्पी नामक एक कंपनी है जो इस दिशा में लगभग 80 से ज़्यादा देशों के साथ, ठीक है, अब आज के डेट में ये आंकड़ा लगभग 90 तक हो गया होगा, 80 से ज़्यादा देशों के साथ वाईफाई सेवाएं ये प्रदान कर रही है। ये यूएसए में जो फ्लाइट ऑपरेट होती हैं, यूरोप में जो फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है, एशिया में जो फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं, इन देशों में विमान पर मोबाइल संचार सेवाओं के उपयोग की जो है स्वीकृति ये प्रदान करता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की, चीन, आयरलैंड जैसे जो देश हैं वहाँ पर भी ये सेवाएं पहले से उपलब्ध की जा रही हैं। और यदि हम ट्राई की माने, ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की माने, तो 30 से अधिक एयरलाइंसों ने हवाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी की पेशकश की है, जिसमें एयर एशिया जो कि भारत में बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रही है, ठीक है, एयर फ्रांस, इसके साथ साथ ब्रिटिश एयरबेस, ठीक है, ब्रिटिश एयरबेस, मिस्र एयर, इसके साथ साथ एयर अमीरात। तो ये बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो लगातार भारत से निवेदन कर रही हैं, भारत से समझौता करने के लिए तैयार हैं इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर के। अब बात आती है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के फ़ायदे क्या हैं। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के फ़ायदे क्या हैं।
इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के फ़ायदे की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट की सुविधा से अब हवाई जहाज़ में जो है वो आप अपने परिवारजनों से जुड़ रह सकते हैं, आप अपने व्यवसाय से जुड़े रह सकते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आप अपने परिवार और व्यवसाय से जुड़े रह सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि इन फ्लाइट कनेक्टिविटी से विमानन कंपनियों के लिए आय के नए अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि ये निःशुल्क नहीं होगा, ये निःशुल्क नहीं होगा। इसको लेकर के कंपनियां चार्ज करेंगी, तो आप कह सकते हो कि इसको लेकर के जब कंपनियां चार्ज करेंगी तो उनके आय के नए साधन यहाँ से विकसित होंगे। विदेशी यात्री जिन्हें पहले भारतीय स्पेस पर उड़ान करते समय, मान लीजिए ये भारतीय भूभाग है, तो यहाँ पे उड़ते समय जब इनकी फ़्लाइट यहाँ पे होती थी तो अपने डिवाइस को क्या करना पड़ता था, बंद करना पड़ता था। तो अब उनको ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी, अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भारतीय जो एयरबेज हैं, भारतीय जो कंपनियां हैं, अब क्योंकि जब वो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी दे देंगी तो जो विदेशी कंपनियां सेवाएं दे रही हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियां जो हैं वो ये सेवाएं दे रही हैं, तो जब भारतीय कंपनियां भी ये सेवाएं देने लगेंगी तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है वो कर पाएंगी। मतलब जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेशी एयरलाइंस की प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी, उनसे प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनी रह पाएंगी, और जो मार्केट है हमारा एयरलाइंस का वो प्रभावित नहीं होगा, उड्डयन क्षेत्र का जो मार्केट है वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अपनी लागत वसूलने के बाद इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां जो हैं वो वाईफाई जो कनेक्टिविटी है उसको पूरी तरह मुफ्त कर दें, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। लेकिन कहा जा सकता है कि एक बार जो लागत आती है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी में, जब वो वसूल हो जाए तो उसके बाद से जो कंपनियां हैं वो निःशुल्क सेवा भी देना प्रारंभ कर दें। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जब इन फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी तो ये जो कंपनियां हैं इनको लेकर के भी, इनके लिए भी आय के नए साधन जनरेट होंगे, क्योंकि ऑनलाइन जब कोई यूज करेगा तो वहाँ पे विज्ञापन भी शो किए जाएंगे, विज्ञापन भी दिखेंगे, और विज्ञापनों के माध्यम से भी इनको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि लाइसेंस 1 रुपये के वार्षिक शुल्क पर 10 रुपये के लिए 10 वर्ष के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। इस सेवा के लिए लाइसेंस 1 रुपये के वार्षिक शुल्क पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त किया जा सकेगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो फायदे क्या है वो आपने देख लिया। अब चुनौतियां क्या हैं, इस दिशा में चुनौतियां क्या हैं वो हम समझते हैं। इस दिशा में चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों की बात करते हैं तो जहां एक और आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के, वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो कई सारी चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। जैसे इन फ्लाइट कनेक्टिविटी स्थापित करने से लागत में वृद्धि होगी, जैसे मैंने कहा फेयर बढ़ेगा, लागत में वृद्धि होगी। ठीक है, विमान जो रेट्रोफिटिंग है उसके लिए विमानों को सेवा से बाहर ले जाना पड़ेगा पहले, इसके बाद ही ये कनेक्ट हो पाएंगी, और ऐसे में उनकी जगह नए विमानों को शामिल करना सहज कार्य नहीं है। ठीक है, जैसे जब भी जिस भी विमान को इस कनेक्टिविटी से, इस तकनीक से जोड़ा जाएगा, उसको कुछ दिन के लिए, जब तक कि उसमें सेट नहीं होती चीज़ें, तब तक के लिए उसको सेवा से बाहर करना पड़ेगा। और ऐसे में फ़्लाइट में कंपनियों को नुकसान भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनियां जो है वो फाइनेंस होती हैं। ठीक है, उनका रेगुलर बेसिस पे यदि 1 हफ्ते 10 दिन भी वो नहीं कार्य कर पाती हैं तो उससे समस्याएं होंगी उनके लिए। तो कुछ दिनों के लिए ये समस्याएं देखने को मिलेंगी, सेवाओं में भी व्यवधान देखने को मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं यदि ये सेवा, एक समस्या यह भी है, यदि ये सेवा 100% प्रारंभ हो जाती है तो विमान में जो अभी इतनी शांति रहती है, विमान में जो इतनी शांति रहती है वो शोरगुल भी आपको देखने को मिलेगा, वो शोरगुल भी आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से आपको रेल में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चुनौती इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर के यह है, इसकी तकनीक से जुड़ी हुई है। दरअसल आप जानते हैं कि इन फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकी तभी काम करती है जब ये स्थलीय भूभाग पे होती है, जब ये स्थलीय भूभाग पे होती है, जैसे तकनीक 1 में आपने देखा था। जल या समुद्र पर उड़ान भरते समय यह तकनीक निष्कर्ष हो जाती है, विशेष रूप से तकनीक नंबर 1। और तकनीक नंबर 1 की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ती है, किससे, तकनीक नंबर 2 से। तो ज़्यादातर कंपनियां जो है इसी को प्रेफर करेंगी, तकनीक 1 को प्रेफर करेंगी। तो जो तकनीक 1 को प्रेफर करेंगी, जब वो जलमार्ग से यात्रा करेगा तो इस दौरान ये कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इंटरनेट, और जैसे कि मैंने तकनीक 1 की बात किया, ये क्यों सुलभ है इसके लिए मैं बात कर लूँ तो इंटरनेट और मोबाइल संचार की, जब हम ऑन बोर्ड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उपग्रहों को स्थापित करना एक समस्या है। नए उपग्रहों को हम नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जान रहे लगातार अंतरिक्ष कचरा बढ़ता जा रहा है।
ठीक है। तो जो विदेशी उपग्रह हैं उनके उपयोग की अनुमति देने के लिए उत्तरदायी भी नहीं है, कि जो विदेशी उपग्रह हैं उनको हम अनुमति देते कि हमारा डेटा लो हमारे यात्रियों का, या तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए तकनीक 1 को ही ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, और तकनीक 1 की समस्या है कि स्थलीय भूभाग जो है वहीं पर ये कनेक्टिविटी प्रदान होगी। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इस सुविधा से कॉल करने की लागत भी बढ़ जाएगी। यदि आप फ्लाइट में कॉल करते हैं तो उसकी लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि ये सैटेलाइट कॉल होगी, और सैटेलाइट कॉल की कीमत रोमिंग दरों के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि इन फ्लाइट कनेक्टिविटी में जो भी कॉल होगी वो सैटेलाइट कॉल होगी, और यदि सैटेलाइट कॉल होगी तो वो काफ़ी महंगी होगी, ठीक है। इस तकनीक को अपनाने के बाद हवाई क्षेत्र में वाईफाई की गति ज़मीन की तुलना में धीमी रहेगी, क्योंकि भैया जो ज़मीन पे हमें स्पीड मिलती है वो तो फ्लाइट के दौरान तो नहीं मिल सकती है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी इसकी चुनौतियाँ हैं, इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि इन फ्लाइट कनेक्टिविटी है तो जो विमान है ना, क्योंकि इन फ्लाइट कनेक्टिविटी यदि है तो जो विमान है, क्योंकि विमान किससे चल रहा है, ईंधन से चल रहा है, तो यदि उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, मतलब वाईफाई भी उस पर जोड़ते हो उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ईंधन की खपत ज़्यादा होगी, और ऐसे में यात्रा के दौरान ईंधन की अतिरिक्त खपत का दाम वसूलने के लिए जो यात्री किराया है उसमें भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो था चुनौतियाँ। अब इस आधार पे आप अपना उत्तर लिख सकते हो। सभी बिंदुओं पर हमने जिक्र किया। जो उत्तर आज मैंने देखे थे बहुत बेहतर नहीं थे, इसलिए हमने उसकी चर्चा आज नहीं की है, ठीक है। आप में से 2 से 3 लोगों के उत्तर आए थे बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन ठीक है, तो आज इसलिए उसकी चर्चा हमने नहीं किया है। लेकिन आप निरंतर लिखते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अवश्य आपको चेक करके उसका मूल्यांकन कर देता हूँ। बस आपसे यही आग्रह रहेगा कि 100% अपना एफर्ट डालिए, 100% प्रयास करिए कि आप रेगुलर बेसिस पे उत्तर लिखें। और हाँ, एक चीज़ और, आज 10:30 पर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। 10:30 पर आप अवश्य जुड़ें, जहाँ पे हम वीकली टारगेट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य विशेष से जुड़े हुए घटनाक्रम की। मतलब बिहार में हम क्या पढ़ रहे थे, बिहार में हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। आपको पता होगा कल हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में देखा था, 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हमने देखा था। आज हम बौद्ध धर्म के साहित्य की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य की बात करने वाले हैं। बौद्ध धर्म के साहित्य की बात करने वाले हैं। और बौद्ध धर्म के साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। और एक चीज़ और आप बताइएगा जरूर कि मैं सोच रहा हूँ 10 बजे आपका जो प्रश्नोत्तरी सेशन है, जो मैंने बोला था 20 प्रश्नों का टॉप 20 जो प्रश्नोत्तरी सेशन है उसको मैं 10 बजे प्रीमियर रखूं, तो आप में से कितने लोग उसको लेकर के सहमत हैं। प्रीमियर होगा और ये जैसे समाप्त होगा तुरंत मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, तो डेली बेसिस की जो हमारी चर्चा है एक प्रॉपर रूटीन हमारा बन जाएगा। तो इसको बताइएगा रात 10 बजे कितने लोग जगने के लिए तैयार हैं। सुत्त पिटक की हम बात करें तो सुत्त पिटक सबसे पहले आपको याद रखना है, जो भी पिटक हैं उनमें सबसे बृहदतम है, मतलब पिटकों में सबसे बड़ा जो है, सबसे बृहदतम जो है वो है सुत्त पिटक। और यहाँ के जो विषय हैं वो हैं बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन। क्या है, बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन, ठीक है। संकलनकर्ता कौन थे, इसके संकलनकर्ता थे आनंद। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पिटकों में लघुतम है। क्या है ये, पिटकों में ये लघुतम है। और इसमें है क्या, यदि हम बात करें तो बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध। बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन यहाँ पे है। नियम निषेध का संकलन, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। और इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो इसके संकलनकर्ता थे उपाली। तीसरा आपको देखने को मिलता है अभिधम्म पिटक। क्या देखने को मिलता है, अभिधम्म पिटक की जब हम बात करते हैं तो पिटकों में ये मध्यम है। क्या है, पिटकों में मध्यम है।
ये आपको याद रखना है, पिटकों में मध्यम है और बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है और इसके संकलन करता थे मोगल पुत्र तिस्य। ठीक है, ये इसके संकलन करता थे। अब एक एक करके हम देख लेते हैं इन तीनों के बारे में कुछ डिटेल जानकारी। सबसे पहले यदि हम बात करें सुत्त पिटक की, सुत्त पिटक की यदि हम बात करें, देखो यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। सुत्त पिटक की बात करें तो आप जानते हैं इसके संकलनकर्ता कौन है? आनंद। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि इसके संकलनकर्ता कौन थे। और इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध के जो धर्म उपदेश थे, धर्म उपदेश के साथ साथ भगवान बुद्ध के जो संवाद थे और जो इनकी शिक्षाएं थी उनका संकलन आपको देखने को मिलता है और इस पिटकों में सर्वाधिक बृहत्तम है। दूसरा देखने को मिलता है विनय पिटक। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें तो इसके संकलन करता है उपाली, अभी मैंने आपको बताया संकलन करता है उपाली, और इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन किया गया है। यह पिटकों में सबसे लघुतम है और इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। 3 भागों में पहला सुत्त विभाग, दूसरा खंदक, तीसरा परिवार। 3 भागों में ये बटा हुआ है। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की जब हम बात करते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है और इसके जो संकलन करता है, इनका नाम अभी मैंने आपको बताया था, इनका नाम है मोगलीपुत्र तिस्य। और तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान जो है इसका संकलन किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है उसको बोलते हैं कथा वस्तु। तो यदि आज से पूछ लिया जाए कथा वस्तु किसका भाग है तो आप बताएंगे अभिधम्म पिटक का भाग है कथा वस्तु। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे कि सुत्त पिटक के बारे में एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि इसके 5 भाग होते हैं। ठीक है, सुत्त पिटक के 5 भाग होते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला दीर्घ निकाय, दूसरे भाग की जब बात करते हैं तो मध्यम निकाय। ठीक है, तीसरे भाग की जब बात करते हैं तो अगंतुर निकाय। चौथे भाग की जब बात करते हैं तो संयुक्त निकाय। और 5वें भाग की जब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं खुद्दक निकाय। ठीक है, तो ये 5 भाग आपको देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य साहित्यों की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे हैं। जैसे आप जानते हैं बौद्ध साहित्य हो गया। बौद्ध साहित्य में जैसे जातक कथाएं हो गई, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है प्रश्न यहाँ से बन जाए। बौद्ध धर्म के जो अन्य साहित्य हैं उनकी यदि हम बात करें, बौद्ध धर्म के अन्य साहित्यों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं जातक कथाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी संख्या लगभग 549 है और इसके अंतर्गत बुद्ध के पुनर्जन्म की बातें लिखी गई हैं। बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कहानियाँ जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला आता है बुद्ध चरित्र। क्या आता है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र में जब बात करते हैं तो आप जानते हैं इसके लेखक हैं अश्वघोष। और यहाँ पे इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का महाकाव्य भी इसको कहते हैं। इसके बाद आप जानते हैं एक पुस्तक है ललित विस्तार। और ललित विस्तार जो है ये लिखी गई है वसुमित्र द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? वसुमित्र द्वारा लिखी गई है।
और याद रखिएगा इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस पुस्तक में भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, तो ललित विस्तार में कहा गया है, जो कि वसुमित्र द्वारा लिखी गई है। वसुमित्र द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक है जिसको बोलते हैं विभाषा सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाषा सूत्र। विभाषा सूत्र के बारे में याद रखना है कि विभाषा सूत्र कनिष्क के शासनकाल में आयोजित जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति से ये संबंधित है। विभाषा सूत्र चतुर्थ बौद्ध संगीति से जुड़ी हुई है। इसके बाद अगला देखने को मिलता है विशुद्धिमग्ग। अगली जो आप कह सकते साहित्य है वो है विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग की जब बात करते हैं तो इसके लेखक हैं बुद्ध घोष। बुद्ध घोष इसके लेखक हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक पक्ष हैं, बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक पक्ष हैं उनका वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद अगला आता है निदान काठा। निदान काठा। निदान काठा की बात करते हैं तो ये भी बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है और इसमें पाली भाषा में गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है। पाली भाषा में जो गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी लिखी गई है वो निदान काठा साहित्य में लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता की जब बात करते हैं तो ये नागार्जुन द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। और याद रखना है इसमें शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया। शून्यवाद का सिद्धांत। शून्यवाद का सिद्धांत किस में दिया गया? किस साहित्य में? प्रज्ञा पारमिता साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया। इसके बाद आता है महावंश। महावंश ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भदंत महानामा द्वारा लिखा गया है। भदंत महानामा। और इसमें क्या है? इसमें तृतीय बौद्ध संगीति कराए जाने की जिम्मेदारी है। तृतीय बौद्ध संगीति की जिम्मेदारी महावंश में देखने को मिलती है। ठीक है, लिखा किसने है वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यदि कुछ को छोड़ दें हम, जैसे बुद्ध चरित पूछा जाता है, ललित विस्तार पूछा जाता है, कुछ पूछे जाते हैं लेकिन सब नहीं पूछे जाते, लेकिन है क्या उसमें, उस साहित्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला आता है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश अगला आता है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश की जब बात करते हैं तो वसुबंधु द्वारा ये लिखा गया है। वसुबंधु द्वारा ये लिखा गया है और इसमें याद रखना है कि इससे काल गणना एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? काल गणना और वर्ष गणना की जिम्मेदारी मिलती है। अगला आता है सुदर्भ पुंडरिक। सुदर्भ पुंडरिक। सुदर्भ पुंडरिक याद रखिएगा ये भी वसुबंधु द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये संबंधित है। तो इतने जो बौद्ध साहित्य थे इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बिहार एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में। बिहार एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में। बिहार एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में। बिहार एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि कुषाण साम्राज्य था। कुषाण साम्राज्य सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, पिछले दिनों चर्चा हमने किया। कुषाण साम्राज्य था, उसी के अवशेषों पर गुप्त साम्राज्य का जो महल था वो तैयार हुआ। तो कुषाण साम्राज्य के अवशेषों पर ही गुप्त साम्राज्य का जो महल था वो तैयार हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो गुप्त थे ये सामंत थे। कहाँ के? ये सामंत थे, कुषाण साम्राज्य के सामंत थे, कुषाणों के ये सामंत थे। और गुप्त वंश का उद्भव के लिए भी बोला जाता है कि जो इसका उद्भव हुआ ये बिहार और उत्तर प्रदेश में ही हुआ। इसका उद्भव बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, भारतीय इतिहास में यदि हम बात करें तो गुप्त काल, जब गुप्त काल की बात आती है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, ये भी याद रखने की जरूरत है। अब इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। पहला जो नाम देखने को मिलता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम।
ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की जब बात करते हैं तो 319 से लेकर के 334 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और आपको बता दें कि इलाहाबाद स्तंभ लेख के अनुसार यदि हम बात करें, इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करें तो एक व्यक्ति थे श्रीगुप्त, ठीक है। और श्रीगुप्त ने 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की आधारशिला रखी थी। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख यह बताता है कि श्रीगुप्त ने 275 ईसा पूर्व में जो है वो गुप्त वंश की स्थापना की थी। परंतु चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्र शासक की जब बात करते हैं तो नाम आता है चंद्रगुप्त का, लेकिन जब बात किया जाए स्थापना की तो वहाँ पे बात आती है श्रीगुप्त की, ठीक है। और आप जानते हैं कि इन्हें ही चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप बताएंगे कि गुप्त साम्राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त को गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। इसने पाटलिपुत्र में एक उपाधि धारण की थी जिसको बोलते थे महाराजाधिराज। क्या बोलते थे? महाराजाधिराज। तो चंद्रगुप्त ने ही महाराजाधिराज की उपाधि जो है पाटलिपुत्र में धारण की थी। चंद्रगुप्त की जब बात करते हैं, प्रथम की जब बात करते हैं, तो एक लिच्छवी राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमारी देवी। लिच्छवी राजकुमारी जिनका नाम था कुमारी देवी से विवाह किया था। और ऐसा बोला जाता था ये संभवतः नेपाल की थी और ये पहला भारतीय मूल का राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये भी याद रखिएगा, भारतीय मूल का पहला राजा जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। सोने के सिक्के चलाने वाला भारतीय मूल का पहला शासक जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और इसके एक तरफ चंद्रगुप्त और दूसरी तरफ इनकी रानी कुमार देवी का जो चित्रण देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त व कुमार देवी, साथ ही साथ दूसरी तरफ लक्ष्मी को यहाँ पे दर्शाया गया था। सिक्के के एक पहलू में ये राजा और रानी और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का अंकन देखने को मिलता है। इसके बाद जो दूसरा शासक इसमें देखने को मिलता है वो आता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की जब बात करते हैं तो बात आती है 335 से 380 ईस्वी की बात आती है। 335 से 380 ईस्वी की बात आती है। जब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की तो 335 से 380 ईस्वी की बात आती है। समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका? समुद्रगुप्त क्या था? ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, याद रखना है। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र था समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त महत्वपूर्ण शासक रहा है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र था, ये आपको पता चल गया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र के साथ साथ ये उसी का उत्तराधिकारी था। और गुप्त साम्राज्य के विस्तार का यदि किसी को श्रेय जाता है तो वो श्रेय जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे उनका नाम था हरिसेन। हरिसेन क्या थे? ये इनके दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी रचना किया था? प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी वो हरिसेन ने किया था। और इसे कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर खुदवाया था। कहाँ पे? कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर इसको खुदवाया था, ये भी याद रखना है। और कौशाम्बी का अशोक स्तंभ है कहाँ पे? ये इलाहाबाद से संबंधित था, ठीक है। ये इलाहाबाद से संबंधित था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऐसा बोला जाता है कि समुद्रगुप्त ने 8 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को? 8 राजाओं को पराजित किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम का जो है परिचय देते हुए उत्तर में यदि हम बात करें तो हिमालय की तलहटी में, और दक्षिण में यदि हम बात करें तो नर्मदा नदी तक, और पूरब में बात करें तो हुगली नदी तक, ठीक है। पश्चिम में बात करें तो यमुना नदी तक, यहाँ तक जो अपना साम्राज्य था उसका विस्तार किया था। मतलब दक्षिण में नर्मदा तक, पूरब में हुगली तक, पश्चिम में यदि हम बात करें तो पश्चिम में यमुना तक, और उत्तर में बात करें तो हिमालय की तलहटी तक अपने साम्राज्य का जो है विस्तार वो किया था। अपने अजेय युद्ध अभियानों एवं साम्राज्य विस्तार के कारण समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके साथ साथ उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्र थे जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से इसने शासन किया था, ये भी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ श्रीलंका के राजा थे जिनका नाम था मेघवर्मन द्वारा गया में एक बौद्ध मठ जो है बनवाए जाने की अनुमति भी ऐसा देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही इन्होंने लिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस शासक के शासनकाल में बौद्ध मठ बनवाने की स्वीकृति ली थी गया में? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। और संगीत प्रेमी के साथ साथ यह भी देखने को मिलता है कि इसका प्रमाण एक सिक्के से मिलता है जहाँ पे उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है। और यह भी देखने को मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ करवाने के भी प्रमाण इसके शासनकाल में मिले हैं। अश्वमेध यज्ञ के भी प्रमाण इसके शासनकाल में देखने को मिले हैं। इसके बाद बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी बात आती है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आती है 380 से लेकर के 412 ईस्वी। पहला चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात होगी, लेकिन आज के सेशन में नहीं, कल के सेशन में हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं, एक विदेशी यात्री था फाहियान, उसका भी नाम यहाँ से जुड़ता है, तो उसके बारे में हम कल के सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और 10:30 पर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।